स्टूडेंट्स हिंदी की क्लास यूजीसी नेट के लिए आगे बढ़ाते हैं। हमने टॉपिक शुरू किया था द्विवेदी युग। एक क्लास हमारी इससे पहले पूरी हो चुकी थी। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है द्विवेदी युगीन। जो काव्य की विशेषताएं थी वो विशेषताएं हम पढ़ेंगे। फिर जो कवि है उनकी रचनाएं पढ़ेंगे कि उनकी रचनाएं उनसे कौन कौन सी रचनाएं की गई हैं। सबसे पहले द्विवेदी काल के अंदर राष्ट्रीय भावना के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, राष्ट्रभक्ति इस युग की, किसकी, द्विवेदी युग की राष्ट्रभक्ति प्रमुख प्रवृत्ति रही है। मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रामचित उपाध्याय, सिया राम शरण गुप्त आदि कवियों ने इसी प्रवृत्ति से काव्य की रचना की। जैसे इन सारे कवियों में से फेमस नाथूराम शर्मा शंकर का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। देशभक्त, वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों को बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। या मैथिली शरण गुप्त के बाद उनकी भारत भारती कविता से लिया गया है। देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपमान था, नरदेव थे हम और भारत देवलोक के समान था। तो स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय भावना मुख्य विषय रही है द्विवेदी युगीन राष्ट्रीय काव्यधारा के कवियों का। तो इस युग में राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय काव्यधारा बहुत ज़्यादा पनपी। इन कवियों की मुख्य प्रवृत्ति रही, जिनमें से मैथिली गुप्त थे, नाथूराम शर्मा शंकर थे, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही थे, रामचित उपाध्याय, सिया राम शरण गुप्त। इन कवियों ने इसी प्रवृत्ति से काव्य की रचना की। नाथूराम शर्मा शंकर का उदाहरण भी दिया गया है। देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों को बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। ये कविता है। और इसके बाद है मैथिली शरण गुप्त का यह पद उनकी भारत भारती कविता से लिया गया है। देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपमान था, नरदेव थे हम और भारत देवलोक के समान था। नेक्स्ट है नारी की भावना, नारी सम्मान की भावना, कि नारी के प्रति द्विवेदी युग में क्या दृष्टिकोण था। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि भी राष्ट्रीय भावना तो इसमें खूब पनपी। अब नारी के सम्मान की बात भी देख लेते हैं। इस युग में नारी की दयनीय दशा को सुधारने का प्रयत्न इन कवियों ने किया। देखो, अगर रीति काल की बात करते हैं तो रीति काल में तो नारी को भोग विलास की वस्तु ही समझा गया है, लेकिन भोग विलास की वस्तु से कुछ सुधार भारतेंदु काल में आया, और भारतेंदु काल का जो कमियां रहेगी उसको किसने सुधारा, द्विवेदी युग ने सुधारा। तो इसी कारण से नारी सम्मान की भावना में नार्य की दयनीय दशा को सुधारने का प्रयत्न इन कवियों ने किया। एक गुप्त जी का उदाहरण भी है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। ये एक नारी के विषय में कहा गया है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। फिर नेक्स्ट है प्रकृति का चरित्र चित्रण कैसे किया। इस युग के कवियों ने प्रकृति को मनोरम चित्रण किया। श्रीधर पाठक की कश्मीर सुषमा, कश्मीर सुषमा किसकी है, श्रीधर पाठक की। उदाहरण देखा, प्रकृति जहां एकांत बैठी, प्रकृति जहां एकांत बैठी, निज रूप सवारती, पल पल पलटती भेष क्षणिक, छवि छिन छिन आरती। यानी कि प्रकृति का चित्रण करते हुए इस काल के कवियों ने प्रकृति को बड़े ही मनोरम ढंग से देखा है। और कश्मीर सुषमा में श्रीधर पाठक के द्वारा उदाहरण भी दिया गया है कि प्रकृति जहाँ एकांत बैठी, निज रूप स्वार्थी, पल पल पलटती भेष क्षणिक, छवि छिन छिन आरती। नेक्स्ट है सामाजिक और धार्मिक चेतना। इस युग के कवियों का मुख्य ध्येय समाज सुधार भी रहा है। यानी कि द्विवेदी युग में समाज को सुधारने में भी बहुत सारे काम किए गए। स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, विधवा विवाह,
दहेज प्रथा, अनमोल विवाह, रूढ़िवादिता पर काव्य रचना की गई। किस किस पर भाई? स्त्री शिक्षा पर, बाल विवाह पर, विधवा विवाह पर, दहेज प्रथा पर, अनमोल विवाह पर और रूढ़िवादिता काव्य पर भी रचना की गई। जग की सेवा करना ही बस सब सारों का सार है, विश्व प्रेम के बंधन में ही मुझको मिलता मुक्ति का द्वार है। यानी कि इन कवियों ने जो समाज धर्म चेतना के प्रति कही वो पंक्तियां हैं, जग की सेवा करना ही बस सब सारों का सार है, विश्व प्रेम में बंधन में ही मुझको मिलता मुक्ति का द्वार है। स्टूडेंट्स, सबसे मेन जो प्रवृत्ति रही है, सबसे मेन जो विशेषता रही है इस काल की, वो है इतिवृत्तात्मकता। सबसे ज़्यादा फेमस जो विशेषता है वो है इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मक का अभिप्राय है वृत्तांत करना या ज़्यादा वर्णन करना। द्विवेदी युगीन कवियों ने नैतिकता के प्रचार, आदर्श की प्रतिष्ठा के लिए इस शैली को अपनाया। किन्होंने? द्विवेदी युगीन कवियों ने नैतिकता के प्रचार और आदर्श की प्रतिष्ठा के लिए इस शैली को अपनाया। युग बोध की बात करते हैं तो इस वर्ग ने युग बोध का चित्रण भी किया है। कैसे? एक एक सौ सौ कंसों को ललकारो, मातृभूमि के ऊपर धन जीवन सब वारो। युग बोध का वर्णन करते हुए इस काल के कवियों ने क्या कहा है? एक एक सौ सौ कंसों को ललकारो, मातृभूमि के ऊपर जन जीवन सब वारो। देश के अतीत का गौरव गान भी इन कवियों के द्वारा किया गया। इन कवियों ने देश के अतीत गौरव व संस्कृति का उज्जवल रूप प्रस्तुत किया है। हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ विचार मिलकर ये समस्याएं सभी। यानी स्टूडेंट्स, हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचार भी करें समस्याएं सभी। काव्य के रूप में अनेकता थी, समझतावाद की प्रवृत्ति थी, खड़ी बोली की परम भाषा थी। देखो, तीन बातें भी याद करने लायक हैं कि खड़ी बोली प्रमुख भाषा द्विवेदी युग के अंदर ही आई, क्योंकि भारतेंदु काल में भी बहुत सारा काव्य ब्रज भाषा के बजाय ब्रज भाषा के अंदर ही हुआ है। तो उस काल में हटना शुरू किया था ब्रज भाषा जो आपकी खड़ी बोली है, और द्विवेदी युग में सारा काव्य किसके अंदर लिखा गया? खड़ी बोली प्रमुख भाषा रही है। समझतावाद की प्रवृत्ति बता चुका हूँ कि भी जो लीक से हटकर लिखते हैं, जिसमें सारे कवि लिख रहे हैं, उस लीक के पद को छोड़कर अन्य किसी पद पर लिखना या कुछ हटकर लिखना ही समझतावाद की प्रवृत्ति कहलाया था। और काव्य के रूपों में अनेकता थी, एकता नहीं थी। फिर स्टूडेंट्स, मैथिलीशरण गुप्त की काव्य धारा के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि द्विवेदी युग के सबसे फेमस कवि तो मैथिलीशरण गुप्त ही है। इनका जन्म चिरगांव जिला झांसी में हुआ। किनका भाई? मैथिलीशरण गुप्त का 1886 से 1964। 1886 से 1964 जन्म का हुआ चिरगांव जिला झांसी में। प्रारंभ में इनकी रचनाएं विश्वपारक पत्रिका में छपी, बाद में द्विवेदी जी की पत्रिका सरस्वती के प्रत्येक अंग में प्रकाशित होने लगी। यानी पहले इनकी रचनाएं जो थी वैश्वपारक पत्रिका में छपी थी, और बाद में इनकी फेमस पत्रिका सरस्वती के प्रत्येक अंग में प्रकाशित होने लगी। ये हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कहलाए हैं। राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि मैथिलीशरण गुप्त 1886 से 1964 तक। गुप्त जी ने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय दृष्टिकोण, अतीत का गौरवगान की भक्ति भावना और समाजोत्थान को अपने काव्य का विषय बनाया है। यानी गुप्त जी की बात करते हैं तो गुप्त जी ने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय दृष्टिकोण, अतीत का गौरवगान करना, समाज का उत्थान करना, इसी पॉइंट्सों को काव्य का विषय बनाया। वे मानवतावादी कवि थे, इसलिए राष्ट्रीय कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। यानी कि मैथिलीशरण गुप्त जी मानवतावादी कवि थे और इन्हें राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। मैथिलीशरण गुप्त ने लगभग 40 मौलिक काव्यों की रचना की है। कितने? 40 मौलिक काव्यों की रचना की है। उनको भी जान लेते हैं स्टूडेंट्स। इनका जन्म चिरगांव झांसी में हुआ। 1886 से 1964 का जीवन काल है।
प्रारंभ में इनकी रचनाएं वैश्वपरा पत्रिका में छपी और बाद में सरस्वती पत्रिका के हर एक अंग में प्रकाशित हुई। ये हिंदी की राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं। गुप्त जी ने भारतीय संस्कृति, उनका राष्ट्र दृष्टिकोण, अतीत का गौरवगान करना, उनकी भक्ति भावना, समाज का उत्थान करना, इन विषयों पर ज़्यादा जोर दिया। वे मानवतावादी कवि थे, इसलिए उनको राष्ट्रीय कवि के नाम से भी जाना जाता है। मैथिलीशरण गुप्त ने लगभग 40 मौलिक काव्य ग्रंथों की रचना की है, जिनमें से कुछ फेमस हम जान लेते हैं। जयद्रथ वध 1910 में, भारत भारती 1912 में, भारत भारती फेमस 1912 में, पंचवटी 25 में, पंचवटी 25 में, विकट भट्ट 29 में, साकेत 32 में, साकेत किसका है? मैथिलीशरण गुप्त का है 1932 में, यशोधरा 33 में, द्वापर 36 में, नहुस 40 में, नहुस किसका है? गुप्त जी का है 1940 में, पृथ्वीपुत्र 50 में, जय भारत 1952 में, विष्णु प्रिया की बात करते हैं 1957 में, यानी कि जयद्रथ वध 1910 में, भारत भारती 12 में, पंचवटी 25 में, विकट भट्ट 29 में, साकेत 32, यशोधरा 33 में, द्वापर 36 में, नहुस 40 में, नहुस कब स्टूडेंट्स 40 में, पृथ्वीपुत्र 50 में, जय भारत 1952 में, और बात करते हैं विष्णु प्रिया की 1957 में। स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 आपके फेमस हो जाते हैं, भारत भारती 1912 में, पंचवटी 25 में, भारत भारती 12 में, पंचवटी 25 में, और फिर साकेत है 1932 में। स्टूडेंट्स कुछ और रचनाएं हैं, रंग में भंग 1909 में, रंग में भंग 1909 में, किसान 1917 में, शकुंतला 1923 में, अनंग 1925 में, हिंदू 1927 में, शक्ति 1928 में, गुरुकुल की बात करें 1929 में, सिद्धराज 36 में, कुणाल गीत 42 में, काबा करबला 42 में, यानी 42 में इनकी 2 रचनाएं होगी, कुणाल गीत और काबा और करबला, कुणाल गीत, काबा और करबला। दोबारा फिर देखते हैं, रंग में भंग 1909 में, किसान 1917 में, शकुंतला 1923 में, अनंग 25 में, हिंदू 27 में, शक्ति 28 में, गुरुकुल 29 में, सिद्धराज 36 में, कुणाल गीत 42 में, काबा और करबला भी 42 में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं भी जान लेते हैं बच्चों कि दिनकर ने क्या क्या किया। तो दिनकर का जन्म और मृत्यु 1908 से 1974। रामधारी सिंह दिनकर के नाम से जाने जाते हैं और दिनकर जी की कविताओं में 1908 से 1974 तक की समय सीमा है, 8 से 74। इनका जन्म सिमरिया घाट बेगूसराय जिला बिहार में हुआ। किनका? दिनकर जी का जन्म सिमरिया घाट बेगूसराय जिला बिहार में हुआ। कालक्रम की दृष्टि से दिनकर जी प्रगतिवादियों में, अगर हम इनका कालक्रम देखा जाता है तो ये कहाँ पर गिने जाएंगे? आपके प्रगतिवादी कवियों में गिने जाते हैं, परंतु राष्ट्रीय की काव्यधारा के अंदर दिनकर जी का विशेष योगदान है। 2 क्वेश्चन के फेमस हो गए कि अगर हम कालक्रम देखा जाए तो दिनकर की गिनती किसमें होगी? प्रगतिवादी कवियों में। लेकिन राष्ट्रीय काव्यधारा को देखा जाए तो उनका महत्वपूर्ण स्थान किसमें है? राष्ट्रीय काव्यम धारा में। दिनकर जी देशभक्ति वीर काव्य परंपरा के कवि थे। स्वतंत्रता से पहले विद्रोही कवि के रूप में जाने जाते हैं और बाद में राष्ट्र कवि जाने गए। 1928 से 47 इनके काव्य की बात करें 1928 से 1947 है। दिनकर की रचनाओं में पर्णभंग 1929 दिनकर जी की है। रेणुका 1935 में, ओंकार 1938 में। पर्णभंग 1929 में, रेणुका 1935 में, ओंकार 1938 में है स्टूडेंट्स। रसवंती 1939 में, कुरुक्षेत्र 1946 में, रश्मि रथी 1952 में। दोबारा फिर देखते हैं, पर्णभंग 1929 में, रेणुका 35 में, ओंकार 38 में, रसवंती 39 में, कुरुक्षेत्र 40 में। कुरुक्षेत्र 1940 में, रश्मि रथी दिनकर की है 1952 में। नीलकुसुम 1955 में, उर्वशी दिनकर की 61 में, परशुराम की प्रतीक्षा 63 में, कोयला कविता 1964 में, मृत्यु तिलक भी 1964 में, हारे को हरिनाम 1970 में। स्टूडेंट्स दोबारा फिर देखते हैं, पर्णभंग 1929 में,
रेणुका 1935 में, ओंकार 1938 में, रसवंती 39 में, कुरुक्षेत्र 46 में, रश्मिरथी 52 में, नीलकुसुम 55 में, उर्वशी सबसे फेमस है 61 में, परशुराम की प्रतीक्षा 63 में, कोयला कवितव 64 में, मृति तिलक 64 में, आर्य कोहरी नाम स्टूडेंट 70 में। आओ 2 मिनट और स्टूडेंट्स माखनलाल चतुर्वेदी की बात करते हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की समय सीमा 1889 से 1968। किनकी? माखनलाल चतुर्वेदी जी की समय सीमा 1889 से 1968 है। माखनलाल जी ने परबा, प्रताप, करमवीर 1889 से 1968। कौन? माखनलाल चतुर्वेदी 1889 से 1968। स्टूडेंट्स माखनलाल जी ने परबा, प्रताप, करमवीर का संपादन किया। माखन चतुर्वेदी जी का उपनाम एक भारतीय आत्मा। किनका? माखनलाल चतुर्वेदी जी का एक नाम क्या है? एक भारतीय आत्मा। काव्यम कृतियाँ हिमकीर्तनी, हिमतरंगणी, युगचारण, समर्पण और माता, 5 इनकी फेमस काव्यम कृतियाँ हैं। हिमकीर्तनी माखन चतुर्वेदी की, हिमतरंगणी, युगचारण, समर्पण और माता। नेक्स्ट है पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता इनके द्वारा ही लिखी गई थी। स्टूडेंट्स किसकी? पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध काव्यम कृति भी माखन चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई, जिनका जीवन काल 1889 से 1968 था। सिया रामशरण गुप्त की बात करते हैं द्विवेदी युग में 1895 से 1963। सिया रामशरण गुप्त 1895 से 1963। सिया राम जी मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। सिया राम जी मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। इनकी गांधीवाद में गहरी आस्था थी। इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा की प्रकृति भी बहुत ज़्यादा मिलती है। काव्यम कृतियाँ कौन कौन सी थी इनकी? मौर्य विजय 1914 में, अनाथ 1917 में, दुर्वादल 1924 में, विषाद 1925 में, आर्द्रा 1927 में, 6 नंबर आपका पाथे, मृण्मयी 1936 में, बापू 1937 में। यानी कि सिया रामशरण गुप्त जी जिनका जीवन काल 1895 से 1963 रहा है, ये मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। इनकी गांधीवाद में गहरी आस्था थी। इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा की प्रवृत्ति ज़्यादा मिलती है। इनकी काव्यम कृतियाँ हैं मौर्य विजय 1914 में, अनाथ 1917 में, दुर्वादल 1924 में, विषाद 1925 में, आर्द्रा 1927 में, पाथे मृण्मयी 1936 में और लास्ट है बापू 1937 में। फिर आगे कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जीवन काल 1897 से 1960। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जीवन काल 1897 से 1960। इन्होंने भारत के अतीत का गौरवगान, राष्ट्र प्रेम, प्रेरणाप्रद काव्यम लिखा। इन्होंने भारत के अतीत का गौरवगान, राष्ट्र प्रेम, प्रेरणाप्रद काव्य लिखा। नवीन जी ने परबा एवं प्रताप का संपादन भी किया। काव्यम कृतियों में कुमकुम 1939 में, कुमकुम 1939 में, उर्मिला 1945 में, अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी, हम विस्पाई जन्म के, हम और विनोबा स्वप्न, ये सारी भी इनके द्वारा लिखी गई। स्टूडेंट्स और बालकृष्ण शर्मा नवीन की समय सीमा 1897 से 1960 था। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, बाकी हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।